नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GS बाय आकाश में। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो किसी भी कंपटीशन परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में GS के सारे सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं और यही सब प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको इस एक वीडियो से आपके GS के सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में प्रश्न GS के सारे सब्जेक्ट से लिए गए हैं और ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, तो आपके एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि क्षय रोग या तपेदिक रोग का कारण क्या है। तो क्षय रोग या तपेदिक रोग का कारण कौन है। तो देखिए, क्षय रोग या फिर तपेदिक रोग ये जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। अगर आपसे पूछे कि कौन से जीवाणु के कारण क्षय रोग होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार होता है ट्यूमर क्लोसिस नामक जीवाणु। कौन सा? ट्यूमर क्लोसिस नामक जीवाणु इसके लिए जिम्मेदार होता है, क्षय रोग के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक। और क्षय रोग के रोकथाम के लिए किस चीज का टीका लगाया जाता है, तो ये भी आप लोग बताइए। इन प्रश्नों से भी संबंधित हम लोग प्रश्न जितने भी बन सकते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो BCG का टीका लगाया जाता है क्षय रोग से बचने के लिए। अगर आपसे पूछे कि क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपसे पूछे कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यहाँ पे क्षय रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। कौन सा अंग? फेफड़ा प्रभावित होता है। और आपसे पूछे कुछ बीमारी के बारे में, जैसे आपसे पूछे कि मधुमेह बीमारी किसके कमी की वजह से होती है, मधुमेह नामक रोग किसकी कमी से होती है, तो शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछे कि गठिया बीमारी शरीर में किसकी कमी से होता है, गठिया बीमारी किसकी कमी से होता है, तो गठिया रोग किसकी कमी से होता है? ये यूरिक अम्ल के जमाव के कारण। शरीर में यूरिक अम्ल जब जम जाता है तो क्या होता है? गठिया नामक रोग होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यूरिक अम्ल के जमाव के कारण। आपसे पूछे कि एल्जाइमर रोग कहाँ पे होता है, एल्जाइमर नामक रोग कहाँ पे होता है, तो एल्जाइमर जो रोग है वो मस्तिष्क में होने वाला बीमारी है। कहाँ पे? मस्तिष्क में होने वाला बीमारी। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो रिवीजन भी हम लोग साथ में करते चलेंगे। क्षय रोग या फिर तपेदिक रोग का कारण क्या है, तो जीवाणु की वजह से होता है क्षय रोग या फिर तपेदिक के कारण, और ये ट्यूमर क्लोसिस नामक इसमें जीवाणु इसमें कारक होता है। और क्षय रोग के रोकथाम के लिए किस चीज का टीका लगाते हैं, तो क्षय रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। और क्षय रोग से प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो क्षय रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है, इंसुलिन की कमी से। गठिया रोग किसकी कमी से होता है, तो यूरिक अम्ल में, शरीर में यूरिक अम्ल के जमाव के कारण गठिया रोग होता है। और एल्जाइमर रोग ये किससे संबंधित है, तो एल्जाइमर रोग ये मस्तिष्क से संबंधित रोग है। किससे संबंधित? तो ये मस्तिष्क से संबंधित रोग है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो अब देखते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का जो अगर सबसे बड़ा राज्य पूछे तो राजस्थान हो जाएगा। ये किसके दृष्टि से है? ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा हो जाएगा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक तटरेखा यानी कि किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है, तो देखिए सबसे बड़ी तटरेखा वो जो है भारत के गुजरात राज्य की है। उसके बाद किस राज्य की है? उसके बाद आंध्र प्रदेश की। दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है? आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पे है आपका महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है सबसे बड़ी सीमा वाले में। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा तटरेखा कौन सा है, सबसे छोटा तटरेखा किस राज्य का है, तो सबसे छोटा तटरेखा जो है ये गोवा राज्य का है। किसका है? गोवा का सबसे छोटा तटरेखा है। अब देखते हैं, अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, जनसंख्या में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, तो ज्यादा जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है सबसे ज्यादा जनसंख्या। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है, तो आपके सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। कहाँ पे? सिक्किम राज्य में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। तो इतनी चीजें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछे राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। ठीक। और सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। तीसरे नंबर पे कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। अब सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य बताइए कौन सा है, तो सबसे छोटा तटरेखा गोवा का है। अब जनसंख्या के मामले में देख लेते हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला
राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या। और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है, तो सिक्किम में है सबसे कम जनसंख्या। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, इस चीज का ध्यान आप लोग रखेंगे। और आपसे पूछे कि एक रुपए का नोट कौन जारी करता है, तो देखिए 1 रुपए का जो नोट है वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और आपसे पूछे कि हस्ताक्षर किसके होते हैं, 1 रुपए के नोट पे हस्ताक्षर किसके होते हैं, तो 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और आपसे पूछे कि 1 रुपए से जो बड़े नोट होते हैं, 1 रुपए से जो बड़े नोट होते हैं वो कौन जारी करता है, वो जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। वो कौन जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। और इस पे हस्ताक्षर कौन होता है, किसका होता है, भारतीय रिजर्व बैंक जिन नोटों को जारी करता है इस पे हस्ताक्षर किसका होता है, तो इस पे हस्ताक्षर होता है आरबीआई के गवर्नर का। किसके, आरबीआई के गवर्नर का इस पे सिग्नेचर होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बड़े नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक और इस पे हस्ताक्षर होता है आरबीआई के गवर्नर का। अब ये पूछा जाता है ये किस प्रणाली के द्वारा आरबीआई नोट जारी करता है, तो इसके लिए अपनाई जाती है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के द्वारा इसके द्वारा नोट जारी की जाती है। तो इससे एक मानक होता है, एक पैमाना होता है कि अगर 2000 करोड़ से अधिक, मतलब 2000 करोड़ का निवेश होना चाहिए और जिसमें सोना और विदेशी मुद्रा दोनों का 2000 करोड़ से अधिक निवेश होना चाहिए, तो वो तब जाके नोट जारी किया जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि रुपए का डिजाइन किसने दिया, भारतीय रुपए का जो है डिजाइन किसने दिया, तो भारतीय रुपए का जो डिजाइन है वो तैयार किसने किया था, वो तैयार करने वाले हैं आपके उदय कुमार। कौन, उदय कुमार भारतीय रुपए का जो डिजाइन है उसे तैयार किए। जिस ऐसे होता है ना भारतीय रुपए का डिजाइन, इस तरह से उसे उदय कुमार तैयार किए। और इस भारतीय रुपए के डिजाइन को अपनाया गया 15 जुलाई 2010 को। कब अपनाया गया, 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, तो 1 रुपए का नोट जारी करने का काम वित्त मंत्रालय का है। और 1 रुपए के नोट पे हस्ताक्षर किसके होते हैं, वित्त सचिव के 1 रुपए के नोट पे हस्ताक्षर होते हैं। और 1 रुपए से जो बड़े नोट होते हैं उसको कौन जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। और इस पे हस्ताक्षर किसके होते हैं, 1 रुपए से जितने बड़े नोट होते हैं इस पे हस्ताक्षर आरबीआई के गवर्नर का होता है। और किस प्रणाली के द्वारा आरबीआई नोट जारी करता है, तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के द्वारा आरबीआई नोट जारी करता है, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के द्वारा। और ये रुपए का डिजाइन किसने तैयार किया, तो रुपए के डिजाइन को तैयार उदय कुमार ने किया। उदय कुमार ने रुपए को डिजाइन को तैयार और इसे अपनाया गया 15 जुलाई 2010 को। ये सारे प्रश्न आप लोग अपने कॉपी में नोट करिएगा और इसे रिवीजन करेंगे 24 घंटे के अंदर 2 बार, तो ये जरूर आपकी अधिक चीजें याद हो जाएंगी। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और इसी तरह अपनी तैयारी को मजबूती के साथ करते रहिए। तो देखिए, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने, अशोक ने करवाया था। और सांची के स्तूप की बात करें, इसकी खोज किसने की थी, सांची के स्तूप की खोज किसने की थी, तो जनरल टेलर ने किया था। सांची के स्तूप का खोज किसने, जनरल टेलर ने 1818 में सांची के स्तूप की खोज की थी। ठीक, तो ये तो थी यहाँ पे सांची के स्तूप के बारे में। अब आपसे पूछे कि सांची का स्तूप स्थित कहाँ पे है, तो सांची का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है, तो सांची का स्तूप आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। बनवाए थे किसने, अशोक ने। अब बात करते हैं अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो ये प्रश्न पूछा जाता है, अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज किसने किया और सर्वप्रथम पढ़ा किसने। सर्वप्रथम खोज किसने की और सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा, तो ये 2 चीजें पूछी जाती है। और खोज की बात करें तो टी पैंथलर ने सबसे पहले अशोक की अभिलेखों को खोज किया। किसने, टी पैंथलर ने। अब कब की, 1750 में इसकी खोज हुई। और सर्वप्रथम पढ़ने वाले कौन थे, तो जेम्स प्रिंसेप अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त की। किसने, जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा। और कब पढ़ा, तो 1837 में सबसे पहले इन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, 1837 में। तो यही एक चीज और ध्यान रखेंगे, श्रीनगर की आपसे पूछे कि स्थापना किसने की थी, तो श्रीनगर की स्थापना भी कौन किए थे, अशोक किए थे। तो इतनी चीजें आप लोग अशोक से यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो देखते थे सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था।
और सांची के स्तूप खोजा किसने का? जनरल टेलर ने 1818 ईस्वी में सांची के स्तूप की खोजा था। और सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में भी पूछे कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश के ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पे? भोपाल में। और बात करते हैं अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने खोजा, तो अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की? टी पैंथलर ने, और 1750 में इसे खोजा। डेट सहित आप लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा 1837 में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। और अगला प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था क्या है, तो एससीओ है राष्ट्रीय आय, सीएसओ है राष्ट्रीय आय की आकलन लगाने वाली संस्था, जिसे कहते हैं क्या? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या कहते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये क्या करती है? ये संस्था क्या करती है? ये संस्था आपके राष्ट्रीय आय का आकलन करती है, ठीक, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में। तो आपसे पूछे कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय किसने ज्ञात किया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? और भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय किसने आकलन किया? प्रति व्यक्ति आय का आकलन किसने किया? तो ये दोनों चीज का जवाब हो जाएगा कौन सा? तो दोनों चीज का जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम क्या किया? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन और फिर सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन और सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आय में, भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहता है? तो राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है, भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान वो सेवा क्षेत्र का होता है। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं? तृतीय क्षेत्र को ही कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को कहते हैं सेवा क्षेत्र। और इस तृतीय क्षेत्र में भारत के जो प्रति व्यक्ति आय में, राष्ट्रीय आय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन है वो 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में। और इस राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अध्यक्ष बने थे कौन? इसके अध्यक्ष बने थे पीसी महालनोबिस। कौन? पीसी महालनोबिस इसके अध्यक्ष बने हुए थे, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। पीसी महालनोबिस इसके अध्यक्ष बने। तो देख लेते हैं राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था कौन सी है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है। और हमने बताया कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी में। सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किसने किया? तो सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन भी किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। अब बात करते हैं भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहता है? तो भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का रहता है। और इस तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। और हमने बताया कि जो हमारे अध्यक्ष थे राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना हुई थी 1949 में, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे पीसी महालनोबिस। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? पीसी महालनोबिस। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आनुवांशिक रोग के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि आनुवांशिक रोग है। तो साइंस का प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न ही एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो हीमोफीलिया, कुछ आनुवांशिक रोग तो हम लोग देख लेते हैं। हीमोफीलिया, ठीक, ये आनुवांशिक रोग है, ये खून में, ब्लड में होता है, ठीक। और वर्णांधता, ये भी आनुवांशिक रोग है, ये आंख से संबंधित बीमारी है। और आपसे पूछे कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या में जो परिवर्तन की वजह से होता है डाउन सिंड्रोम रोग, ये भी एक आनुवांशिक बीमारी है। और ल्यूकेमिया नामक रोग भी आनुवांशिक बीमारी है। ल्यूकेमिया नामक रोग भी एक आनुवांशिक बीमारी है। और सिकल सेल एनीमिया भी कैसी बीमारी है? तो सिकल सेल एनीमिया भी एक ऐसी बीमारी है, ये भी एक आनुवांशिक बीमारी है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं अनुवांशिक, तो अनुवांशिक शब्द यहाँ पे पकड़ते हैं। और अनुवांशिक के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? आपसे पूछे कि अनुवांशिक के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। अनुवांशिक के नियमों का प्रतिपादन मेंडल ने किया। और अनुवांशिकी शब्द आपसे पूछ ले किसने दिया? अनुवांशिकी शब्द किसने दिया? तो ये आपसे पूछ ले तो बेटसन ने दिया था। अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था? बेटसन ने दिया, प्रयोग किया अनुवांशिक शब्द सबसे पहले। और आपसे पूछे कि कोशिका का आनुवांशिक इकाई क्या होती है? कोशिका का आनुवांशिक इकाई क्या होती है? तो कोशिका का आनुवांशिक इकाई वो क्या होती है?
तो वो होती है आपकी डीएनए। डीएनए कोशिका की आनुवंशिक इकाई होती है। तो देखिए आनुवंशिक रोग कहते किसे हैं, जो अपने माता पिता से संतानों में जाता है जीन के द्वारा, तो उसे कहते हैं आनुवंशिक रोग। तो और ये सब रोग कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखिए आनुवंशिक रोग की बात करें तो हीमोफीलिया जो कि रक्त में होता है एक आनुवंशिक रोग है। वर्णांधता भी एक आनुवंशिक रोग है। डाउन सिंड्रोम रोग भी एक आनुवंशिक रोग है, डाउन सिंड्रोम। ल्यूकेमिया रोग भी कैसी बीमारी है, आनुवंशिक रोग है। सिकल सेल एनीमिया भी कैसी बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी है। और बात करते हैं आनुवंशिकी के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, आनुवंशिकी के नियमों का प्रतिपादन जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। और आनुवंशिकी शब्द किसने दिया आपसे पूछे, तो आनुवंशिक शब्द देने वाले कौन है, बेटसन है आनुवंशिक शब्द जो देने वाले। और आपसे पूछे कि कोशिका का आनुवंशिक इकाई क्या होती है, तो कोशिका की आनुवंशिक इकाई डीएनए होती है। तो इतनी चीजें यहाँ पे पहले प्रश्न दूसरे प्रश्न से आप लोग याद रखेंगे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो गांधी जी ने किया था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। और कहां पे, चंपारण बिहार में। चंपारण बिहार में ये किए थे ये आंदोलन, कहां पे, बिहार में। और ये कैसा सत्याग्रह था, ये आपके तीन कठिया प्रथा वहां पे चलाई जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा। तीन कठिया प्रथा इसके विरोध में था, तीन कठिया प्रथा के विरोध में था। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, तीन कठिया प्रथा के विरोध में ये गांधी जी ने यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह किया था बिहार में, चंपारण में, ठीक। और गांधी जी का कुछ सत्याग्रह देख लेते। खेड़ा आपसे पूछे कि सत्याग्रह कब किया था गांधी जी ने, खेड़ा सत्याग्रह कब किया था, तो ये भी 1917 में किया था। और अहमदाबाद मिल मजदूर जो कांड था, अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये कब हुआ था, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब किए थे गांधी जी। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। 1918 में हुआ था, ये 1918 में हुआ था। और आपसे पूछे कि गांधी जी पहला सत्याग्रह कहाँ पे किए थे, गांधी जी का पहला सत्याग्रह और चंपारण जो बिहार वाला था ये भारत में पहला सत्याग्रह था, ये भारत में पहला सत्याग्रह। लेकिन आपसे पूछे कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब था, तो ये गांधी जी पहले रहते थे दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका में 1906 में ही गांधी जी ने एक बार कांड खेला था वहां पे। तो 1906 में पहली बार इन्होंने एक सत्याग्रह किया दक्षिण अफ्रीका में। और एक नमक सत्याग्रह है गांधी जी का, नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो किसे नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, तो दांडी मार्च को ही नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, या फिर दांडी मार्च के को नमक सत्याग्रह। ये चला था 12 मार्च से लेके कब तक, 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930 तक चला था, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। तो इतनी चीजें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में चंपारण बिहार में गांधी जी के द्वारा तीन कठिया प्रथा के विरोध में चलाया गया था चंपारण सत्याग्रह। तीन कठिया प्रथा के विरोध में चलाया गया था। अब आपसे पूछे कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो खेड़ा सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था, तो अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है ये गांधी जी द्वारा चलाया गया था 1918 में। और आपसे पूछे कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह किया था 1906 में। और जो कि चंपारण सत्याग्रह जो था ये भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। और नमक सत्याग्रह की बात करें तो ये दांडी मार्च इसे कहते हैं, इसे गांधी जी ने चलाया था 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है, प्लूटो ने लिखा था रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक। प्लूटो के गुरु कौन है, तो देखिए सबसे पहले देखिए सिकंदर के गुरु का नाम क्या है, सिकंदर के गुरु का नाम है अरस्तु है सिकंदर के गुरु का नाम, अरस्तु है सिकंदर के गुरु। अरस्तु के गुरु कौन है, प्लूटो। सिकंदर के गुरु को, प्लूटो किसके गुरु है, अरस्तु के। और अरस्तु के गुरु का नाम क्या है, सुकरात है अरस्तु के गुरु का नाम। तो ये सारे के सारे कौन थे, तो प्लूटो भी सब, यानी कि प्लूटो भी, अरस्तु भी, सुकरात भी, ये कौन थे, ये सभी यूनानी दार्शनिक थे। कहाँ के दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक थे। और ये बहुत ही ग्रेट पर्सन थे, यूनानी दार्शनिक थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये यूनानी दार्शनिक थे। और बात करते हैं यहाँ पे, और आपसे पूछ ले कि जीव विज्ञान के जनक कौन थे, जीव विज्ञान के जनक आपसे पूछ ले, या फिर आपसे पूछ ले कि जंतु विज्ञान के जनक, आपसे जीव विज्ञान के जनक या फिर जंतु विज्ञान के जनक है, ये कौन कहे जाते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अरस्तु कहे जाते हैं जीव विज्ञान के जनक या फिर जंतु विज्ञान के जनक। तो देख लेते हैं रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, प्लूटो है रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक है। और आपसे पूछे कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या है, तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु के गुरु का नाम प्लूटो के गुरु का नाम सुकरात। ठीक, अब बात करते हैं ये सभी कौन थे, यूनानी दार्शनिक थे।
और प्लूटो के बारे में और एक चीज ध्यान रखेंगे, और आदर्शवाद के जनक आपसे पूछे कौन थे, आदर्शवाद के जनक, तो आदर्शवाद के जनक आपसे पूछे कौन थे, तो प्लूटो थे आदर्शवाद के जनक। कौन? प्लूटो थे आदर्शवाद के जनक। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो जीव विज्ञान के जनक पूछे या फिर जंतु विज्ञान के जनक, तो हो जाएगा जवाब अरस्तु। अगर आपसे पूछे कि आदर्शवाद के जनक कौन थे, तो आदर्शवाद के जनक कौन है? प्लूटो। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून के दिन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन। आपसे पूछे कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 जून के दिन मनाते हैं। आपसे पूछे कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाते हैं? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है ये 12 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 जून के दिन मनाते हैं। वहीं आपसे पूछे कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं? विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व रक्तदाता दिवस ये मनाते हैं 14 जून के दिन। कब? 14 जून के दिन विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं। अब आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय एकता दिवस आपसे पूछे कि कब मनाते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय जो है एकता दिवस ये मनाया जाता है 16 जून के दिन। कब मनाया जाता है? 16 जून के दिन। आपसे पूछे कि विश्व योग दिवस कब मनाते हैं? विश्व योग दिवस या फिर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? तो ये सभी जानते होंगे आप लोग, 21 जून के दिन मनाते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं? 8 जून के दिन विश्व महासागर दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं 12 जून के दिन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं 14 जून के दिन, और अंतरराष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं 16 जून के दिन, और विश्व योग दिवस मनाते हैं 21 जून के दिन। तो ये इतनी डेट आप लोग याद रखेंगे। 5 डेट हमने अपने मन से बताया है, और एक ये 6 डेट आप लोग याद रखेंगे। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। राजराज प्रथम ने करवाया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। और ये किस वंश के शासक थे? तो ये चोल वंश के शासक थे। राजराज प्रथम किस वंश के शासक थे? ये चोल वंश के शासक थे। और बृहदेश्वर मंदिर आपसे पूछ ले कि ये स्थित कहाँ पे है बृहदेश्वर मंदिर, तो ये तंजावुर तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तंजावुर तमिलनाडु में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कहाँ पे स्थित है? तंजावुर तमिलनाडु में स्थित ये मंदिर है बृहदेश्वर का मंदिर, जिसे किसने बनाया था? राजराज प्रथम चोल वंश के ये शासक थे। और इस बृहदेश्वर मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे क्या कहा जाता है? तो इसे देखिए राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, राजराजेश्वर मंदिर भी इसे ही कहा जाता है। और ये किस चीज का मंदिर है? ये शिव मंदिर है, यानी कि ये शिव भगवान का मंदिर है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे किस चीज का मंदिर है? शिव भगवान का। अगर आपसे पूछ ले चोल वंश, तो चोल वंश के संस्थापक आपसे पूछ ले कौन है? तो विजयालय है चोल वंश के संस्थापक। कौन? विजयालय है चोल वंश के संस्थापक। और इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? तो तंजौर में ही इसने अपनी राजधानी बनाई थी। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये चोल वंश का शासक था। और बृहदेश्वर मंदिर स्थित कहाँ पे? तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। और इस बृहदेश्वर मंदिर को और किस नाम से जानते हैं? इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और ये शिव भगवान का मंदिर है। किस चीज का मंदिर है? ये शिव भगवान का। अब आपसे पूछे कि चोल वंश के बारे में बात करें, संस्थापक कौन है? तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय हैं। इसकी राजधानी विजयालय ने तंजावुर में बनवाई थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि खलीफा के प्रतिष्ठित पद को मांगने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो देखिए खलीफा के प्रतिष्ठित पत्र को मांगने वाला जो सुल्तान था उसका क्या नाम है? इल्तुतमिश। क्या था? इल्तुतमिश ने क्या किया था? खलीफा का प्रतिष्ठित पद को, खलीफा से प्रतिष्ठित जो पत्र था वो प्रथम सुल्तान, मांगने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं अब इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो ये गुलाम वंश का शासक था। किस वंश का? गुलाम वंश का शासक था। या फिर गुलाम वंश को ही क्या कहते हैं? मामलूक वंश कहते हैं। कौन सा? मामलूक वंश गुलाम वंश को कहते हैं। और बात करते हैं ये किसका गुलाम था? तो ये भी आप लोग बताएंगे ये किसका गुलाम था? तो ये ऐबक का गुलाम था। किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और शासक बनने से पहले, ये सुल्तान बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? ये सुल्तान जब बना नहीं था तो उसके पहले ये कहाँ का सूबेदार था?
तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये बदायूं का सूबेदार था। कहाँ का? बदायूं का ये सूबेदार था। जब शासक नहीं बना था तो उससे पहले ये बदायूं का सूबेदार था। तो ये चीजें भी आप लोग यहाँ से कंठस्थ रखेंगे। और बात करते हैं, और ये इनकी एक पुत्री थी, तो इनकी पुत्री का नाम, इल्तुतमिश के पुत्री का भी नाम पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इनकी पुत्री का नाम रजिया बेगम था। क्या था इनकी पुत्री का नाम? रजिया बेगम। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इनकी पुत्री का नाम रजिया बेगम। आपसे पूछे कि इक्ता प्रथा शुरू किसने किया? इक्ता प्रथा शुरू किसने किया? तो इल्तुतमिश ने ये शुरू किया था। इल्तुतमिश ने ये शुरू किया था इक्ता प्रथा। और आपसे पूछे कि कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किसने करवाया? तो ये भी आप लोग बताएंगे। कुतुब मीनार जो कि नींव रखी थी किसने? ऐबक ने। और उसके पूरा किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा भी इल्तुतमिश ने ही करवाया था। ठीक, तो देख लेते हैं खलीफा के खलीफा से प्रतिष्ठित पत्र मांगने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो खलीफा से प्रतिष्ठित पत्र मांगने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो ये गुलाम वंश का शासक था, या फिर मामलूक वंश भी गुलाम वंश को कहते हैं। इस वंश का ये शासक था। और बात करते हैं इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और ये जब तक शासक नहीं बना था उससे पहले ये बदायूं का सूबेदार रहता है। ठीक, और इनकी एक पुत्री थी, पुत्री का नाम रजिया बेगम था। इल्तुतमिश के पुत्री का नाम रजिया बेगम का। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने ही किया, और कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा जो है इल्तुतमिश ने ही करवाया। तो इतनी चीजें इल्तुतमिश से याद रखें। किसके जन्मदिन पे खेल दिवस मनाते हैं? तो देखिए मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे क्या मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे खेल दिवस मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद किस चीज के खिलाड़ी थे? तो ये हॉकी के खिलाड़ी थे, हॉकी के जादूगर इन्हें कहा जाता है। और इनके जन्मदिन कब होता है? तो मेजर ध्यानचंद का जो जन्मदिन है वो कब होता है? तो मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन 29 अगस्त को होता है। कब? 29 अगस्त को। और इसी दिन हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और बात करते हैं, अब ये हॉकी के खिलाड़ी थे तो हॉकी के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। देखिए कुछ हॉकी से संबंधित शब्दावली है उसको देख लेते हैं। तो देखिए शब्दावली की बात करें तो पेनाल्टी कर्नर का संबंध जो है, पेनाल्टी कर्नर का संबंध हॉकी से है। और बुली नामक शब्द का संबंध किससे है? बुली नामक शब्द का संबंध भी किससे? हॉकी से है। और आपसे पूछे कि आगा खा कप किस क्षेत्र में दिया जाता है? आगा खा कप किस क्षेत्र में दिया जाता है? और आपसे पूछे कि बेटन कप किस कप क्षेत्र में दिया जाता है? बेटन कप। तो ये तीनों ये दोनों कप जो है ये हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है। हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, और आपसे पूछे कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रति टीम कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में प्रति टीम 11 प्लेयर होते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतनी चीजें हॉकी से ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं किसके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में बनाते हैं। तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन कब हुआ था? 29 अगस्त को। और इसी दिन हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो है हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। आगा खा कप का संबंध और बेटन कप का संबंध किससे है? तो ये दोनों को दोनों हॉकी से संबंधित कप हैं। और बात करते हैं हॉकी के बारे में। तो हॉकी के बारे में कुछ शब्दावली आपसे पूछे कि पेनाल्टी कर्नर का संबंध किससे है? हॉकी से है। और बात करते हैं बुली नामक शब्द का संबंध किससे है? हॉकी से। सरयू के नाम से किससे जाना जाता है? तो देखिए सरयू के नाम से घाघरा नदी को जाना जाता है। घाघरा नदी को भी सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। और आपसे पूछे कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या की बात करें ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे ये आपके अयोध्या स्थित है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ नदियों के हम लोग ऋग्वैदिक नाम पूछ रहे थे। जैसे वितस्था नदी किसका ऋग्वैदिक नाम है? प्राचीन नाम है। तो ये झेलम नदी का प्राचीन नाम है। वहीं आपसे पूछे कि आस्कनी किस नदी का प्राचीन नाम है? आस्कनी, तो ये चेनाब नदी का प्राचीन नाम है। किसका? चेनाब नदी का प्राचीन नाम है। वहीं आपसे पूछे कि सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? सदानीरा, तो ये गंडक नदी का प्राचीन नाम है। वहीं आपसे पूछे कि परुषणी किस नदी का प्राचीन नाम है? परुषणी, तो ये किस नदी का? ये आपके रावी नदी का प्राचीन नाम है। किस नदी का? रावी नदी का प्राचीन नाम है। वहीं आपसे पूछे कि सुतुद्री किस नदी का प्राचीन नाम है? सुतुद्री, तो ये सतलज नदी का नाम है सुतुद्री। और वहीं यहाँ से पूछे कि विपाशा किस नदी का प्राचीन नाम है? विपाशा, तो ये आपका व्यास नदी का
प्राचीन नाम है। तो इतनी नदियों के नाम भी आप लोग याद रखेंगे। सरयू नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरयू नदी के नाम से घाघरा को जानता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या शहर बसा हुआ है, सरयू नदी के किनारे। और बात करते हैं वितस्ता नदी, तो इसे कहते हैं झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता नदी। अस्कनी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो अस्कनी जो है चिनाब नदी का प्राचीन नाम है। अब आपसे पूछे सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो गंडक का प्राचीन नाम है सदानीरा। परुष्णी किस नदी का प्राचीन नाम है? रावी नदी का प्राचीन। सुतुद्री जो है सतलज नदी का प्राचीन नाम है। और विपाशा किस नदी का प्राचीन नाम है? व्यास नदी का प्राचीन नाम है। आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आगरा का किला जो है वो बनाए थे अकबर ने। किसने बनवाए थे? अकबर ने बनवाए थे आगरा का किला। और इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? इबादत खाना का निर्माण भी किसने करवाया था? तो इबादत खाना का निर्माण भी अकबर ने करवाया था। और इबादत खाना क्या था? एक ये पूजा घर था। पूजा घर यानी कि इसमें यहाँ पे जाके पूजा किया जाता था। और आपसे पूछे कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा भी किसने बनवाया था? तो ये भी आपके अकबर ने बनवाया था। और बुलंद दरवाजा ये गुजरात विजय के दौरान बनाया गया था। गुजरात विजय के दौरान बनाया जाता है। और बुलंद दरवाजा स्थित कहाँ पे है? ये फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था ग्रांड ट्रंक रोड। कौन? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। वहीं आपसे पूछे कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया दिल्ली का लाल किला। किसने? शाहजहां ने बनवाया। तो इतनी चीजें तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो देखिए आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था आगरा का किला। किसने? अकबर ने। और इबादत खाना का निर्माण भी किसने करवाया था? अकबर ने इबादत खाना का भी निर्माण करवाया। ये क्या था? इबादत खाना एक पूजा घर था। और वहीं आपसे पूछे कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के दौरान करवाया था। और ये कहाँ पे स्थित है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? तो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनाया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। और प्रारूप समिति की बात करें इसमें सदस्य कितने थे? तो प्रारूप समिति में सदस्यों की बात करें तो 1+6 यानी कि एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे प्रारूप समिति में। और आपसे पूछे कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो प्रारूप समिति के गठन के बारे में बात करें तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को। और प्रारूप पे आपसे पूछ ले कि बहस कितने दिन चली थी? तो 114 दिन टोटल प्रारूप समिति पे बहस हुई। और प्रारूप समिति तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने पेश किया? आपसे पूछेगा कि प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने पेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया प्रस्तावना पेश। किसके समझ? प्रारूप समिति के समक्ष। और आपसे पूछे कि संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन है? संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो संविधान के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव हैं। कौन है? बी.एन. राव। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? बी.आर. अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर। और प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? 101+6 यानी कि 1+6 यहाँ पे सदस्य था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। और प्रारूप पे बहस कितने दिन तक चला? 114 दिन तक। और संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो संवैधानिक सलाहकार जो है बी.एन. राव थे। और प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना पेश किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना पेश किया। और कितनी अवधि तक एक मंत्री संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य बने बिना अपने पद पे रह सकता है? तो कोई व्यक्ति अगर निर्वाचित हो गया तो कितने समय तक या फिर विधानमंडल का सदस्य बने बिना या फिर संसद का सदस्य बने बिना अपने पद पर रह सकता है? तो 6 माह की अवधि होती है। 6 माह तक कोई भी मंत्री अपने पद पे रह सकता है जब तक कि वो संसद या फिर विधानसभा में वो सदस्यता ना ले ले। ठीक, तो देख लेते हैं संघीय मंत्री परिषद उत्तरदायी किसके तहत होता है? तो जो संघ का संघीय या फिर केंद्र का जो मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद
ये उत्तरदायी किसके प्रति होता है? उत्तरदायी किसके प्रति होता है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा। और वहीं आपसे पूछे कि राज्य मंत्री परिषद किसके तहत उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्री परिषद किसके उत्तरदायी होता है? तो ये उत्तरदायी होता है किसके? विधानसभा के। किसके उत्तरदायी होता है? विधानसभा के। तो ये यहाँ पे पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और वहीं आपसे पूछे कि संसद का गैर सरकारी सदस्य किसे कहते हैं? गैर सरकारी, संसद के गैर सरकारी सदस्य किसे कहेंगे? तो संसद के जितने भी मंत्री होते हैं, तो संसद में जितने भी जो एमएलए होते हैं, एमएलपी होते हैं, जो भी एमएलसी होते हैं, उनको छोड़कर जितने भी मंत्री परिषद में होते हैं, मंत्री जितने भी बने होते हैं, उनको उनके अतिरिक्त, मंत्री के अतिरिक्त जितने भी सदस्य होते हैं, वो सभी कौन से सदस्य होते हैं? उसे क्या कहा जाता है? मंत्री के अतिरिक्त उनके गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। मंत्री के अतिरिक्त जितने भी सदस्य होते हैं संसद में, उन्हें गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि कितनी अवधि तक एक मंत्री संसद या राज्य विधान मंडल का सदस्य बने बिना अपने पद पर रह सकता है? तो ये सिंपल सी बात है, 6 माह तक रह सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संघीय मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये संघ की बात करता है। अब राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जिस तरह की संघ मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, उसी तरह राज्य मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। वहीं आपसे पूछे कि संसद के गैर सरकारी सदस्य किसे कहते हैं? तो मंत्री के अलावा जितने भी सदस्य हैं सभी को क्या कहते हैं? गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। आरबीसी में लाल रंग होने का कारण क्या है? तो आरबीसी का लाल रंग होने का कारण हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? आरबीसी के कारण लाल होता है। और हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये आप लोग बताएंगे। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। एनीमिया नामक रोग होता है। और एनीमिया नामक रोग को ही क्या कहते हैं? रक्त क्षीणता या फिर रक्त अल्पता, ये कहते हैं रक्त क्षीणता या फिर रक्ताल्पता। ठीक। आरबीसी में एक लौह यौगिक पाया जाता है, उसको नाम बताइए। आरबीसी में कौन सा लौह यौगिक पाया जाता है? तो आरबीसी में कौन सा लौह यौगिक? हिमैटिन नामक लौह यौगिक पाया जाता है। कौन सा लौह यौगिक पाया जाता है? आरबीसी में हिमैटिन नामक लौह यौगिक पाया जाता है। और आपसे पूछे कि आरबीसी के बारे में, तो आरबीसी के बारे में बताएंगे। आरबीसी की आयु कितनी होती है? तो 20 से 120 दिन होती है आरबीसी की आयु, 20 से। और आरबीसी में केंद्रक पाए जाते कि नहीं? तो केंद्रक आरबीसी में नहीं पाए जाते। मनुष्य या फिर सभी, केवल ऊंट अपवाद स्वरूप किसके खून के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो अपवाद स्वरूप आप लोग याद रखेंगे, ऊंट के केंद्रक में ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और एक और जानवर है लामा। लामा और ऊंट के खून में क्या होता है? ऊंट और लामा के जो ब्लड होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसमें क्या पाया जाता है? उसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऊंट और लामा के खून में क्या होता है? केंद्रक होता है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ऊंट और लामा वाला। तो देखिए, आरबीसी में रंग लाल होने का क्या कारण होता है? तो इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित हो रहा होता है, जिसके वजह से खून का रंग लाल होता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई शरीर में तो एनीमिया नामक रोग होगा। एनीमिया को क्या कहते हैं? रक्त क्षीणता या फिर रक्ताल्पता। ठीक। आरबीसी में लौह यौगिक कौन से होते हैं? तो आरबीसी में हिमैटिन नामक लौह यौगिक पाए जाते हैं। कौन सा? हिमैटिन नामक लौह यौगिक। आरबीसी की आयु कितनी होती है? 20 से 120 दिन आरबीसी की आयु होती है, 20 से 120 दिन। आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं, जबकि अपवाद स्वरूप आप लोग ऊंट और लामा को याद रखेंगे, इसमें जो है केंद्रक होते हैं। इसमें आरबीसी में केंद्रक होते हैं। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ऐबक जो था ये किसका गुलाम था? ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, ये किसका गुलाम था? तो ऐबक जो है ये गौरी का, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
और आपसे पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इसका राज्याभिषेक कब हुआ, राज्याभिषेक कब हुआ था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक है 1206 में हुआ था, और 1206 में इसका राज्याभिषेक हुआ और 21 वंश का शासक बना। तो ये गुलाम वंश का शासक बना, या फिर आपसे पूछ रहे कि गुलाम वंश की स्थापना इसने की। और गुलाम वंश की बात करें, गुलाम वंश का ये पहला शासक था। गुलाम वंश का कौन सा शासक था, ये पहला शासक था। और ये इसी क्या कहते हैं, मामलूक वंश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मामलूक वंश कहते हैं। ये भी आप लोग जानते ही होंगे, अभी हमने बताया। और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाख बख्श कहा जाता है। तो लाख बख्श मतलब क्या होता है, तो लाख बख्श मतलब कि लाखों का दान करने वाला। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिर के, पोलो खेलते समय गिर के इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, गौरी का। और बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था, ये गुलाम वंश का शासक था। और गुलाम वंश का ये पहला शासक बना था। गुलाम वंश को क्या कहते हैं, इसे मामलूक वंश भी कहते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसे क्या कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, यानी कि लाखों का दान करने वाला। इसकी मृत्यु 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, कार्बन के अपर रूप। तो कार्बन के दो अपर रूप हैं, एक तो कौन सा, हीरा एंड ग्रेफाइट। ये कार्बन के दो अपर रूप है, कौन सा, हीरा एंड ग्रेफाइट कार्बन के दो अपर रूप हैं। और देख लेते हैं, आपसे पूछे कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। और वहीं आपसे पूछ ले कि पन्ना की खान कहाँ पे क्यों प्रसिद्ध है, पन्ना की खान। तो पन्ना की जो खान है ये मध्य प्रदेश में, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में पन्ना की खान है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, तो ये भी आप लोग बताएंगे। तो ये हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से क्या होता है, हीरा का उत्पादन होता है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, किम्बरले की खान कहाँ पे स्थित है, किम्बरले की खान आपसे पूछ ले कि कहाँ पे स्थित। तो किम्बरले की जो खान है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। और यहाँ से क्या किया जाता है, सोने का उत्पादन किया जाता है। ठीक, दक्षिण अफ्रीका में सोने का उत्पादन, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे हीरे से संबंधित सारी चीजें हम बता रहे हैं, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। और एंटवर्प एक स्थान है, एंटवर्प ये कहाँ पे स्थान है, ये बेल्जियम में स्थान है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये बेल्जियम में स्थान है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र, विश्व में हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, एंटवर्प है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, कार्बन का मुख्य अपर रूप कौन सा है, हीरा एंड ग्रेफाइट कार्बन का मुख्य अपर रूप है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, हीरा होता है। और पन्ना की खान क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ से हीरा निकाला जाता है। पन्ना की खान ये प्रसिद्ध है हीरा के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए उत्पादन के लिए। वहीं यहाँ से किम्बरले की खान क्यों प्रसिद्ध है, ये दक्षिण अफ्रीका में है और ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। एंटवर्प किस लिए प्रसिद्ध है, तो एंटवर्प बेल्जियम में है, हीरा उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे बना हुआ है, तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है। कहाँ पे, सासाराम बिहार में। और शेरशाह सूरी का आपसे पूछ ले कि मूल नाम क्या था, तो शेरशाह सूरी का जो है मूल नाम क्या था, फरीद खां था शेरशाह सूरी का मूल नाम। अगर आपसे पूछे कि पटना के संस्थापक कौन थे, तो आप लोग बताएंगे पटना के संस्थापक आपसे पूछ ले कौन से थे, तो शेरशाह सूरी थे पटना के संस्थापक। और आपसे पूछे कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया, जीटी रोड का निर्माण या फिर इसे ही क्या कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, इसका निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया। किसने, शेरशाह सूरी ने करवाया। आपसे पूछे कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो कलिंजर में हुई थी शेरशाह सूरी की मृत्यु। कहाँ पे, कलिंजर में हुई थी शेरशाह सूरी के। और एक चीज और इसने सही शुरू किया था, पट्टा एंड काबुलियत प्रथा की शुरुआत किसने की, पट्टा और काबुलियत प्रथा शुरू किसने की, तो ये शुरू की शेरशाह सूरी ने। किसने किया, शेरशाह सूरी ने किया, और काबुलियत एंड पट्टा प्रथा। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे।
तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है। सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। और शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था, तो शेरशाह सूरी का मूल नाम फरीद का था। पटना के संस्थापक कौन है, तो शेरशाह सूरी पटना के संस्थापक थे। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया, तो जीटी रोड का निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने करवाया। और जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कलिंजर में हुई थी। और पट्टा और काबुलियत पता की शुरुआत भी किसने की, शेरशाह सूरी ने किया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो 5वां नंबर प्रश्न, किसके शासनकाल में पुनः लागू हुआ। तो पुनः लागू करने, जब पुनः शब्द आपको मिल जाए तो आप लोग जवाब इसका देंगे जजिया कर वाले प्रश्न का, औरंगजेब। तब इसका जवाब क्या हो जाएगा, तब इसका जवाब हो जाएगा औरंगजेब। लेकिन रुको जरा, औरंगजेब, लेकिन रुको जरा। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि जो जजिया कर है, जजिया नामक कर सर्वप्रथम कब लागू हुआ था, तो जजिया नामक कर जो सर्वप्रथम लागू की बात करें, ये आपके लागू हुआ था 712 में। और किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। कहाँ पे, ये लगाया था आपके सर्वप्रथम 712 ईस्वी में, और सिंध प्रांत में लगाया था। किस प्रांत में, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सिंध प्रांत में लगाया जाता है। लेकिन एक शासक और आते हैं, तो एक शासक और आते हैं, ब्राह्मण थे। तो ये ब्राह्मणों पर क्या करते हैं, ब्राह्मणों पर जो ये जजिया कर है उसको लागू कर दिए। जजिया को क्या कर दिए, ब्राह्मणों पे भी लागू कर दिए। वो उसका नाम क्या था, फिरोज शाह तुगलक। कौन, क्या था नाम, फिरोज शाह तुगलक उसका नाम था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि फिर इसको जाकर के अकबर ने समाप्त किया। आपसे पूछे कि जजिया समाप्त किसने किया, तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया, कब किया, 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। फिर जाके उसे पुनः शुरू कौन करता है, औरंगजेब करता है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं जजिया किसके शासनकाल में, जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः चलाया गया था, तो औरंगजेब के शासनकाल में जजिया कर पुनः चलाया गया था। अब जजिया कर के बारे में कुछ इतिहास इसका देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले पूछे कि जजिया कर, सबसे पहले जजिया कर सर्वप्रथम लागू कब हुआ था, तो जजिया कर सर्वप्रथम लागू की बात करें तो 712 में सबसे पहले जजिया कर को लागू किया था मोहम्मद बिन कासिम। और कहाँ पे, सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर को लागू किया। अब बात करते हैं ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किसने किया, तो ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लागू किया फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लागू किया। और जजिया समाप्त होने के बारे में बात करें तो जजिया को समाप्त किया अकबर ने 1564 में। फिर जाके चालू किया, पुनः चालू किया औरंगजेब ने। तो इतनी चीजें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है, जिसे क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो इतनी चीजें यहाँ पे याद रखेंगे, सोडियम क्लोराइड। तो देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछ ले कौन है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है NaHCO3। कौन है, NaHCO3। और वहीं आपसे पूछे कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम कौन सा है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम N2O है, जिसे क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। और आपसे पूछे कि वही पानी के बारे में, पानी का सूत्र बताइए, तो पानी का जो सूत्र है H2O। पानी का सूत्र क्या है, H2O। वहीं आपसे पूछ ले कि सिरका का रासायनिक नाम बताइए, सिरका का रासायनिक नाम। कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। तो देखिए, एसिटिक अम्ल भी है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है, एसिटिक अम्ल। ये क्या है, सिरका का रासायनिक नाम। और आपको सिरका का रासायनिक नाम मिलेगा एंथोनोइक अम्ल। क्या, एंथेनोइक अम्ल है सिरका का रासायनिक नाम। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, NaCl है साधारण नमक का रासायनिक नाम। इसे क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। और बेकिंग सोडा के बारे में बात करें, NaCO3 बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है। लाफिंग गैस का फार्मूला क्या होता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है। लाफिंग गैस का फार्मूला नाइट्रस ऑक्साइड। वहीं आपसे पूछे कि पानी का सूत्र क्या है, H2O पानी का सूत्र। और सिरका का रंग, सिरका का रासायनिक नाम क्या है, तो
एसिटिक अम्ल सिरका का रासायनिक नाम या फिर एंथेनोइक अम्ल है सिरका का रासायनिक नाम। आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? तो आर्थिक दोहन या फिर धन निर्गमन का सिद्धांत, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं धन निर्गमन का सिद्धांत कहते हैं। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इसका प्रतिपादन सबसे किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं दादा भाई नौरोजी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। दादा भाई नौरोजी का पुस्तक क्या था? पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या इनके पुस्तक का नाम था? पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इनकी पुस्तक का नाम है। क्या? पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। और इन दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करें, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? सर्वप्रथम आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया और सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किसने किया? प्रति व्यक्ति आय का आकलन किसने किया? तो इसका आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया। और दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है वयोवृद्ध पुरुष। क्या कहा जाता है? इसे वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। तो क्यों कहते हैं वयोवृद्ध पुरुष? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, ये एक, इन्हें क्या कहा जाता है? भारत के सबसे ओल्ड मैन में काउंट किया जाता है, ठीक। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि आर्थिक दोहन का प्रतिपादन किसने किया? तो आर्थिक दोहन का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया। और धन निर्गमन का सिद्धांत किसने दिया? तो धन निर्गमन का सिद्धांत जो है वो सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये इसे क्या कहते हैं? आर्थिक दोहन का सिद्धांत को क्या कहते हैं? धन निर्गमन का सिद्धांत। और सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया और प्रति व्यक्ति आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं? वयोवृद्ध पुरुष ऑफ इंडिया या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और बात करते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उस गाड़ी को लेके, तो यहाँ पे क्या हुआ था? दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना की और इसी में इन्होंने धन दोहन का या फिर आर्थिक दोहन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में ब्लड बैंक कहाँ होते हैं? तो मानव शरीर में ब्लड बैंक प्लीहा होता है। क्या है? प्लीहा मानव शरीर में ब्लड बैंक का काम करता है। और वहीं आपसे पूछे कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में, मानव शरीर में अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण। और वहीं आपसे पूछे कि जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है, भ्रूण अवस्था में, तो भ्रूण अवस्था में जो है आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? जब बच्चा क्या होता है भ्रूण अवस्था में, तब आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो आरबीसी कहाँ पे बनती है? तो आरबीसी बनती है यकृत और प्लीहा में। कहाँ पे? यकृत एंड प्लीहा में बनती है। और बात करते हैं कि आरबीसी की मृत्यु आपसे पूछ ले कि कहाँ पे होती है, तो आरबीसी की मृत्यु यकृत और प्लीहा में ही होती है। कहाँ पे? यकृत और प्लीहा में ही आरबीसी की मृत्यु होती है। इसीलिए यकृत और प्लीहा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आरबीसी का कब्र। क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्र कहा जाता है। तो इतनी चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि मानव शरीर में ब्लड बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो मानव शरीर में ब्लड बैंक का काम प्लीहा करता है। आरबीसी का निर्माण कौन करता है? तो आरबीसी का जो निर्माण है अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण। और भ्रूण अवस्था में जो है आरबीसी और यकृत को क्या कहते हैं? भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण जो है यकृत एंड प्लीहा में होता है। और आरबीसी की मृत्यु भी पूछे कहाँ पे होता है? यकृत और प्लीहा में होता है। इस वजह से यकृत और प्लीहा को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्र कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्र कहते हैं।
सर्वप्रथम भारत आने वाले यूरोपीय लोग कौन थे? तो सर्वप्रथम भारत में पुर्तगाली लोग आए थे। कौन से लोग आए थे? पुर्तगाली। और पुर्तगालियों में ही 17 मई में आए थे, 17 मई 1498 में। सबसे पहले कब? 17 मई 1498, 17 मई 1498 में आए थे कौन? पुर्तगाली लोग। और पुर्तगालियों में भी कौन आया था? तो पुर्तगालियों में वास्को डी गामा आया था। कौन? वास्को। पुर्तगालियों में भी कौन आया था? वास्को डी गामा। और यूरोपीय कंपनियों का आने का कुछ क्रम देख लेते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आने, सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे, पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फिर डेनिश लोग आते हैं, डेनिश, फिर क्या कौन से आते हैं? फ्रांसीसी आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं। उसके बाद कौन से लोग आते हैं? तो स्वीडिश आते हैं। कौन सा? स्वीडिश आते हैं। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और भारत से सबसे लास्ट में कौन जाते हैं? सबसे लास्ट में कौन गए ये भी आप लोग बताएंगे। तो सबसे लास्ट में भारत में पुर्तगाली ही गए थे। और कब गए थे? 1961 में। और किसे आज़ाद किया था? ये गोवा को क्या कर दिए थे? पुनः आज़ाद कर दिए, वो गोवा को आज़ाद कर दिए थे। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम भारत आने वाला यूरोपीय लोग कौन थे? तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली ही आए थे। और पुर्तगालियों में 17 मई 1498 में वास्को डी गामा क्या किया था? तो वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत आया था। वहीं आपसे पूछे कि कंपनियों के आने का क्रम क्या है? तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई, फिर डच कंपनी आई, फिर अंग्रेज कंपनी आई, फिर डेनिश आई, फिर फ्रांसीसी आई, उसके बाद क्या? स्वीडन। स्वीडन के बाद क्या? कोई कंपनी नहीं। और भारत में से सबसे लास्ट में कौन लोग गए थे? पुर्तगाली भारत में सबसे लास्ट में गए थे 1961 में। और गोवा को इन्होंने आज़ाद किया था, यानी कि गोवा को सबसे लास्ट में गए थे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर अखबारी कागज बनता है। यहाँ पे क्या बनता है? अखबारी कागज के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। अखबारी कागज का यहाँ पे निर्माण होता है। और ये जो कंपनी है नेपा नगर कंपनी, एक इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना बात बताएंगे आप लोग। इसकी स्थापना 1955 में हुई है। और कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि कागज का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया? कागज का आपसे पूछ ले कि आविष्कार किसने किया सबसे पहले? तो सबसे पहले कागज का जो आविष्कार करने वाले लोग हैं वो कौन है? चीन। सबसे पहले कागज का आविष्कार किया चीन। फिर आप पूछे सबसे पहले कागजी मुद्रा किसने जारी किया? सबसे पहले कागजी सबसे पहले क्या हुआ? कागजी मुद्रा जारी किसने किया? तो सबसे पहले कागजी मुद्रा भी जारी किसने किया? चीन ने किया। सबसे पहले कागजी मुद्रा भी जारी किसने किया? चीन ने किया। और आपसे पूछे कि सबसे पहले पुस्तक मुद्रित किसने किया? पुस्तक मुद्रित यानी कि पुस्तक सबसे पहले छापा कौन? तो उसका भी जवाब हो जाएगा चीन। तो इतनी चीज़ों का जवाब चीन हो जाएगा। ठीक। तो लेकिन वहाँ पे कागजी मुद्रा जारी करने का बात करें तो चीन। लेकिन आपसे पूछे कि यहाँ पे बैंक नोट जारी किसने किया? सबसे पहले बैंक नोट जारी किसने किया? तो सबसे पहले बैंक नोट जारी करने वाली जो संस्था है उसका क्या नाम है? उसका नाम है आपका स्वीडन। ठीक। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग बता देंगे आसानी से, अखबारी कागज के निर्माण के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है। अखबारी कागज के लिए अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। स्थित कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और आपसे पूछे कि कागज का आविष्कार किसने किया? तो कागज का आविष्कार चीन ने किया। और आपसे पूछे कि कागजी मुद्रा का सबसे पहले प्रचलन किसने किया? तो कागजी मुद्रा का सबसे पहले प्रचलन चीन ने किया। और पुस्तक मुद्रित करने वाला
दुकान है पुस्तक मुद्रित करने वाला या पुस्तक छापने वाला, सबसे पहले किसने छापा सबसे पहले पुस्तक? तो चीन ने छापा। ठीक। बैंक नोट जारी आपसे पूछे किसने किया? तो स्वीडन ने बैंक नोट सबसे पहले जारी किया। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु का त्यौहार है। कहाँ का? तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। और पोंगल त्यौहार में ही क्या मनाया जाता है? जल्लीकट्टू नामक फेस्टिवल मनाया जाता है। जल्लीकट्टू नामक त्यौहार मनाया जाता है पोंगल में। और ये जल्लीकट्टू खेल यहाँ पे खेला जाता है। कौन सा खेल है? जल्लीकट्टू नामक खेल है। और वहीं आपसे पूछे कि तमिलनाडु में, तो यहाँ की शास्त्रीय भाषा क्या है? भरतनाट्यम। सांस्कृतिक भाषा क्या है यहाँ पे? शास्त्रीय भाषा तो तमिलनाडु में तो शास्त्रीय भाषा इसकी तमिल है। लेकिन आपसे पूछे कि जो यहाँ की शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ की है? ये शास्त्रीय नृत्य जो है ये है आपका पोंगल तमिलनाडु का। ठीक। और आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा? तो भारत का सबसे बड़ा जो मंदिर है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है। कौन सा? श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक। और वहीं आपसे पूछे कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तो जो मीनाक्षी मंदिर है ये आपके मदुरई में है। कहाँ पे? मदुरई, तमिलनाडु में मदुरई में स्थित है। और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये तंजावुर में स्थित है। कहाँ पे? तंजावुर। अभी बृहदेश्वर मंदिर के बारे में बताया ही, तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। तो इतनी चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का? तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। और इसी पोंगल त्यौहार में जल्लीकट्टू का खेल आयोजन किया जाता है। जल्लीकट्टू का खेल आयोजन किया जाता है। और भरतनाट्यम ये नृत्य शैली कहाँ की है? तो ये नृत्य शैली है आपके कहाँ की? ये तमिलनाडु की। वहीं आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर का नाम क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है। और ये कहाँ पे है आपका? बृहदेश्वर मंदिर जो है देखिए तंजावुर तमिलनाडु में है। कहाँ पे? बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? मदुरई तमिलनाडु में है। ठीक। अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश आंध्र प्रदेश है। कौन सा देश? आंध्र प्रदेश है अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक। अगर आपसे पूछे कि विश्व में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत विश्व में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कोडरमा और एक जगह और है हजारीबाग। कोडरमा और हजारीबाग ये कहाँ पे है? ये आपके झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा और हजारीबाग ये आपके प्रसिद्ध हैं किसके लिए? अभ्रक के लिए। अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे है? आप झारखंड में स्थित है। कोडरमा और हजारीबाग पठार। बात करते हैं अभ्रक की। तो अभ्रक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये उष्मा का क्या होता है? उष्मा का सुचालक होता है। उष्मा का चालक या फिर सुचालक होता है। और जबकि विद्युत का क्या होता है? विद्युत का एक कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश है। वहीं आपसे पूछे कि विश्व का अभ्रक में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे? तो विश्व में सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन भारत में ही किया जाता है। और कोडरमा और हजारीबाग ये किस वजह से प्रसिद्ध है? ये झारखंड में है तो, लेकिन ये प्रसिद्ध किस वजह से है? तो यहाँ से अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। अभ्रक का उत्पादन होता है। बात करते हैं अभ्रक का। अभ्रक उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। और विद्युत का क्या होता है? कुचालक, यानी कि करंट फ्लो नहीं होगा लेकिन हीट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी नामक रोग जो विटामिन है विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की। सबसे पहले तो रासायनिक नाम है, इसको लिखेंगे आप लोग, टोकोफेरॉल है। रासायनिक नाम क्या है इसका? टोकोफेरॉल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता में कमी हो जाती है। जनन
जनन क्षमता में क्या होती है, कमी हो जाती है। तो ये चीज़ तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं विटामिन के का, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन है। क्या है, फिलोक्विनोन है इसका रासायनिक नाम। और फिलोक्विनोन की बात करें, फिलोक्विनोन की बात करें तो ये कोबाल्ट में, फिलोक्विनोन ये रक्त का थक्का जमाने में काम आता है, रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। वहीं आपसे पूछे कि वोल्ट, कोबाल्ट कहाँ पे पाया जाता है, कोबाल्ट, कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो कोबाल्ट जो है पाया जाता है विटामिन बी12 में। विटामिन किस में, विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, साइनो कोबालमिन। क्या कहते हैं, साइनो, इसे क्या कहते हैं, साइनो कोबालमिन कहते हैं। और आपसे पूछे कि पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है, पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है, तो इसमें विटामिन बी3 की कमी के कारण होता है। विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग भी हो जाता है। तो देख लेते हैं रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ई का सबसे पहले रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल, इसकी कमी से होता है जनन क्षमता में कमी। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम। और रक्त का थक्का जमाना इसका काम है। बात करते हैं कोबाल्ट पाया जाता है किसमें, तो विटामिन बी12 में पाया जाता है कोबाल्ट। किसमें पाया जाता है, विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और इस कोबाल्ट को क्या कहते हैं, साइनो कोबालमिन कहते हैं। पेलाग्रा नामक रोग क्या है, तो विटामिन बी3 की कमी से होता है पेलाग्रा नामक रोग। डेकन्सबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है, तो डेकन्सबर्ग पर्वत ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में स्थित पर्वत है। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। वहीं आपसे पूछे कि अराकान योमा पर्वत कहाँ पे स्थित है, अराकान योमा पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो अराकान योमा पर्वत कहाँ पे, म्यांमार में स्थित है। कहाँ पे, म्यांमार में स्थित है। वहीं आपसे पूछे कि रॉकी पर्वत कहाँ पे स्थित है, रॉकी पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो रॉकी पर्वत जो है अमेरिका यानी कि यूएसए में स्थित है। वहीं आपसे पूछे कि एंडीज पर्वत कहाँ पे स्थित है, एंडीज, इसका जवाब रॉकी पर्वत का, तो ये जो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और एंडीज नामक पर्वत कहाँ पे स्थित है, एंडीज पर्वत ये स्थित है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तो ये भी आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि आल्पस पर्वत कहाँ पे स्थित है, आल्पस पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है आपकी यूरोप में। कहाँ पे, यूरोप में स्थित है, सॉरी आल्पस पर्वत ये तो जर्मनी में है। कहाँ पे, जर्मनी में, सही था। आल्पस पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो आल्पस पर्वत की बात करें ये यूरोप में स्थित पर्वत है। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आपसे पूछिए, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ये आपके कहाँ पे स्थित है, जर्मनी में स्थित पर्वत है। कहाँ पे, जर्मनी में। अब देख लेते हैं आपसे पूछे कि डेकन्सबर्ग पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है डेकन्सबर्ग। अराकान योमा पर्वत कहाँ पे स्थित है, म्यांमार में। रॉकी पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो रॉकी नामक पर्वत जो है आपके उत्तरी अमेरिका में। एंडीज पर्वत कहाँ पे स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में। और आल्पस पर्वत की बात करें तो ये यूरोप में स्थित है। ब्लैक पर्वत की बात करें तो ये जर्मनी में स्थित है। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो भारत के अनुसूचित जाति, तो यहाँ पे एक जनजाति होता है एक जाति होता है। तो यहाँ पे हम लोग जाति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे जगह का गैप कम होगा। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो इसे क्या किया गया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई। अनुसूचित जाति
और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 65वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1990 में, और इसी के तहत इसकी स्थापना हुई। और इसे अनुच्छेद किस में रखा गया? इसे अनुच्छेद नंबर किस में रखा गया? अनुच्छेद 338 में, और अनुच्छेद 338 ए में इसे रखा गया है। और कोई भी क्षेत्र अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र कब घोषित किया जाता है? तो ये आप लोग बताएंगे। अनुसूचित क्षेत्र या फिर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कौन करता है? राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को घोषित कर सकते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा यहाँ पे कि भारत के किस राज्य को अनुसूचित जाति तथा जाति का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो भारत के किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में जो है ये अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक है। और आपसे पूछे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में, तो आपसे पूछे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 65वां संविधान संशोधन जो कि 1990 में हुआ था, इसी के तहत इसकी स्थापना की गई। और ये जो क्षेत्र है ये घोषित कौन करता है? अनुसूचित जाति क्षेत्र या फिर किसी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कौन करता है? अनुच्छेद जो राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 338 और 338 के तहत। मानव हृदय प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो प्रति मिनट 72 बार मानव हृदय स्पंदन करता है, प्रति मिनट 72 बार। और हृदय में कक्ष कितने होते हैं? आपसे पूछे कि 4 कक्ष होते हैं, और 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। क्या होते हैं? 2 अलिंद एंड 2 निलय होते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। 2 अलिंद भी होते हैं और 2 निलय भी होते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे मानव के हृदय में। और आपसे पूछे कि हृदय का कार्य क्या होता है? यहाँ पे हृदय का कार्य आपसे पूछे क्या होता है? तो रक्त को पंप करना हृदय का कार्य है। क्या है? रक्त को पंप करना हृदय का काम है। और रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध करने का काम किसका है? तो रक्त को शुद्ध करने का काम किडनी का है। किसका है? किडनी का या फिर वृक्क का रक्त को शुद्ध करने का काम है। और बात करते हैं, तो इतनी चीज़ें आप लोग रहने दीजिए। देखते हैं मानव हृदय का स्पंदन। मानव का हृदय स्पंदन प्रति मिनट कितना होता है? तो 72 बार प्रति मिनट होता है। और मानव के हृदय के बारे में कुछ चीज़ें, जैसे आपसे पूछे कि मानव हृदय में कक्ष कितने होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं। कौन कौन से? 4 कक्ष होते हैं। 2 अलिंद होता है और 2 निलय का चैम्बर होता है। और मानव हार्ट क्या काम करता है? ये रक्त के पंप करने का काम करता है। और जबकि रक्त को शुद्ध करने का काम कौन सा करता है? किडनी करती है। बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है। और बात करते हैं बुशमैन जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? ये बोत्सवाना में पाई जाती है। कहाँ पे? बोत्सवाना एक कंट्री है जो कि किस देश महाद्वीप की है? अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पे ये पाई जाती है। और वहाँ से पूछे कुछ जनजाति के बारे में, जैसे मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये केरल में जनजाति पाई जाती है। माओरी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? माओरी नामक जनजाति ये न्यूजीलैंड की जनजाति। कहाँ की? न्यूजीलैंड की जनजाति है माओरी जनजाति। वहीं यहाँ से पूछे कि लाई नामक जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? लाई, तो ये म्यांमार में पाई जाने वाली जनजाति। कहाँ पे? म्यांमार में पाई जाती है। टोडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो नीलगिरी के क्षेत्र में टोडा जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी क्षेत्र में टोडा जनजाति पाई जाती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पिग्मी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? पिग्मी जनजाति ये कांगो बेसिन में पाई जाती है। कहाँ पे? कांगो बेसिन में पाई जाती है पिग्मी जनजाति। वहीं यहाँ से पूछे कि ओगोन्स और सोपोन्स नामक जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? ओगोन्स एंड सोपेंस नामक जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो ये आपके पाई जाती है अंडमान एंड निकोबार में। तो इतनी चीज़ें तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? बोत्सवाना में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। और मोपला यहाँ पे देखिए कुछ जनजाति के बारे में, जैसे मोपला जो जनजाति है केरल में पाई जाती है। और बात करते हैं माओरी जनजाति कहाँ पे? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। लाई हरोबा जो फेस्टिवल है वो आपके सामान्य म्यांमार में पाई जाती है। टोडा जनजाति कहाँ पे? नीलगिरी क्षेत्र में बहुत पाए जाते हैं टोडा जनजाति।
ठीक, वहीं आप सकते हो कि पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती, कांगो बेसिन में पाई जाती पिग्मी जनजाति। ओगेंस और सोपेंस नामक ये अंडमान और निकोबार में द्वीप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि फायान किसके शासनकाल में आया था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान भारत आया था। और फायान निवासी कहाँ का था, ये निवासी कहाँ का था, कहाँ का रहने वाला था, तो फायान एक चीनी यात्री था, चीन का। और आपसे पूछे कि ह्वेनसांग ने कहाँ किस विद्यालय में अध्ययन किया, वेनसांग, तो ये भी कौन था, ये चीनी यात्री था। कहाँ का यात्री था, चीनी यात्री था। और इसने भी क्या करा, वेनसांग, तो ये आपके वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया। नालंदा, इसने यहाँ पे आके नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया, इसने अध्ययन किया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो जब भारत आया था वेनसांग, तो इस समय शासन काल किसका था, ये भी तो एग्जाम में पूछा जाता है। इस समय भारत में शासन काल किसका था, तो इस समय भारत में हर्षवर्धन का शासनकाल था। किसके, हर्षवर्धन का शासनकाल था। और वेनसांग की यात्रा वृत्तांत क्या है, वेनसांग की यात्रा वृत्तांत के बारे में बात करें तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सी यू की क्या है, वेनसांग की यात्रा वृत्तांत। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और पहला अंग्रेज यात्री भारत कौन आया था, पहला अंग्रेज यात्री भारत आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था, तो हॉकिंस था। भारत आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था, हॉकिंस। और ये कब, यहाँ पे 1608 में आया था। फायान किसके शासनकाल में भारत आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान भारत आया। और फायान कहाँ का निवासी था, ये चीन का रहने वाला था। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये चीनी निवासी ये भी था। ये भारत आके नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है। और ये भारत किसके शासनकाल में अगर आया पूछे तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। और बात करते हैं जो वेनसांग है इसकी यात्रा वृत्तांत के बारे में, तो सी यू की इसकी यात्रा वृत्तांत है। और पहला अंग्रेज यात्री हॉकिंस है जो कि 1608 में आया। विश्व का सबसे ठंडा स्थान क्या है, बरखोसेयांस क्या है विश्व का सबसे ठंडा स्थान, और जो कि पड़ता क्या है रूस में। रूस वैसे आप जानते हैं कि नॉर्थ पोल के साइड में है, यहाँ पे तो ठंडी पड़ती ही पड़ती है, ठीक। और आपसे पूछे कि ठंडा या गर्म का एहसास कौन करवाता है, ठंडा या गर्म, तो इसकी पहचान कौन सी ग्रंथि करती है, इसकी पहचान कौन सी ग्रंथि करती है, तो इसकी की पहचान हाइपोथैलेमस करती है। कौन सी, हाइपोथैलेमस करती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं हाइपोथैलेमस कहाँ पे पाया जाता है, तो ये मस्तिष्क में पाई जाने वाली, कहाँ पे, मस्तिष्क में पाई जाती है। और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो सबसे ठंडा ग्रह वरुण ग्रह है। और वरुण ग्रह कौन सा है, इसे नेपच्यून भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वरुण ग्रह को क्या कहते हैं, नेपच्यून भी कहते हैं। और इंजनों को ठंडा करने के लिए क्या यूज किया जाता है, इंजन को ठंडा कैसे किया जाता है, तो इंजन को ठंडा करने के लिए इंजन में रेडिएटर लगे होते हैं। तो ये हम यहाँ पे नाम आप लोग याद रखेंगे, रेडिएटर के द्वारा इंजन को ठंडा कर दिया जाता है कार या फिर वाहनों में। विश्व का सबसे बड़ा ठंडा प्रदेश कौन सा है, तो बरखोसेयांस है विश्व का सबसे बड़ा ठंडा प्रदेश, रूस में स्थित है। और सबसे बड़ा गर्म या ठंडा का पहचान करने वाला कौन सा है, तो ठंडा और गर्म का पहचान करने वाला हाइपोथैलेमस है, मस्तिष्क में पाया जाता है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वरुण ग्रह है, नेपच्यून में स्थित है, नेपच्यून इसको कहते हैं, ठीक। इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर लगा होता है गाड़ियों में। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन। और शुक्र को ही क्या कहता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। और इसे कहा जाता है पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है,
इसे पृथ्वी की भगिनी भी कहते हैं। और आपसे पूछे कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के निकट ग्रह कौन सा है, तो ये भी आपके शुक्र हो जाएगा। और इस शुक्र को क्या कहते हैं, इसे सांझ या भोर का तारा कहते हैं, सांझ या इसे भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ, क्योंकि चमकता है सांझ और भोर के समय पृथ्वी से देखने पे ही चमकता है, इसलिए इसे सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह आपसे पूछे कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो ये इसका भी जवाब हो जाएगा कौन सा, शुक्र। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे शुक्र के बारे में, तो इसकी घूर्णन के बारे में बात करें, शुक्र की घूर्णन गति की बात करें, शुक्र की घूर्णन की गति की बात करें, पूर्व से पश्चिम होता है, कौन सी दिशा में होता है, पूर्व से पश्चिम इसकी दिशा होता है। और बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बुध एंड शुक्र बिना उपग्रह वाला ग्रह है, बुध एंड शुक्र बिना उपग्रह वाला ग्रह है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है, शुक्र को कहते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की भगिनी भी कहते हैं, भगिनी मतलब भी बहन होता है। और पृथ्वी की निकटतम ग्रह कौन सा, सबसे निकट ग्रह कौन सा, शुक्र है। तो ये भी आप लोग शुक्र मनाइए, ये भी ध्यान रखिए। सांझ या भोर का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। और घूर्णन क्या होती है, पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी घूर्णन होती है। और बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से, बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। और अगला प्रश्न है कि हर्षचरित्र कादंबरी के लेखक कौन से, तो बाण भट्ट हैं, बाण भट्ट हैं हर्षचरित्र और कादंबरी के भी लेखक। और आपसे पूछे कि यहाँ पे पंचतंत्र के लेखक कौन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक, कौन, विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो इसके लेखक चाणक्य, कौन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य। इनका नाम ही एक कौटिल्य, इन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं। इनको कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, इन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विष्णु गुप्त भी कहते हैं। और बात करते हैं आईने अकबरी के लेखक कौन है, आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। अबुल फजल की बात करें, अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। और इनका जन्म हुआ था, आईने अबुल फजल का जन्म कहाँ पे होता है, राजस्थान के नागौर में। कहाँ पे, राजस्थान के नागौर में इनका जन्म हुआ था। और अबुल फजल की हत्या आपसे पूछे किसने किया था, तो वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या की। किसने, वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या की। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि हर्षचरित्र और फिर कादंबरी के लेखक कौन है, तो बाण भट्ट है हर्षचरित्र और कादंबरी के लेखक। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य है। और कौटिल्य के लेखक कौन है, विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त तीनों हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। और इनका जन्म कहाँ पे होता है, राजस्थान के नागौर में स्थित है। और हत्या कहाँ पे हुई थी, वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या की थी। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत नामक पर्वत ये जर्मनी में स्थित है। और ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और एक पर्वत और है वासजेस पर्वत, वासजेस पर्वत। और ये दोनों पर्वत मिला के किस पर्वत के उदाहरण है, ये आपके ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। कैसे, ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, या फिर इसे भ्रंशोच पर्वत भी कहते हैं। तो ये ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल हैं। तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक्स मत समझिएगा। और आपसे पूछे कि डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसे ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से डेन्यूब नदी का उद्गम होता है। कहाँ पे, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से ही डेन्यूब नदी का उद्गम होता है। और ये डेन्यूब नदी की बात करें तो ये अपना मुहाना कहाँ पे बनाती है, तो ये काला सागर में अपना मुहाना बनाती है। किस सागर में, ये अपना मुहाना काला सागर में बनाती है। और विश्व का रूर क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, विश्व का रूर क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके जर्मनी में स्थित है विश्व का रूर क्षेत्र। यहाँ पे और किसकी नदी के किनारे, राइन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे,
राइन नदी के किनारे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे स्थित है, और ये जर्मनी में स्थित पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और फिर वास्टियस पर्वत, ये दोनों किस पर्वत, किस टाइप के पर्वत के उदाहरण है, ये ब्लैक पर्वत के एग्जाम्पल हैं। वहीं आपसे पूछे कि डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से डेन्यूब नदी का उद्गम। डेन्यूब नदी अपना मुहाना कहाँ पे बनाती है, एक काला सागर में जाके अपना जल गिराती है। वहीं आपसे पूछे कि विश्व का रूर क्षेत्र किसे कहते हैं, जर्मनी को कहते हैं विश्व का रूर क्षेत्र, और ये राइन नदी के तट पे स्थित है, राइन नदी के किनारे। अगला प्रश्न है कि मलयालम किस राज्य की भाषा है, तो मलयालम केरल की भाषा है। कहाँ पे, केरल की भाषा है। वहीं आपसे पूछे कि शास्त्रीय भाषा कुल कितनी है, शास्त्रीय भाषा कुल कितनी है, तो शास्त्रीय भाषा कुल 6 है। तो सभी को देख लेते हैं। आपसे पूछे कि तमिल कहाँ पे बोली जाती है, तो तमिल जो है बोली जाती है तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। और तमिलनाडु के बारे में बात करें तो ये 2004 में राष्ट्रीय भाषा, इसको राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषा बनाया गया, और ये सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा। कौन सा पुराना, सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा है। उसके बाद संस्कृत है, संस्कृत ये भी हमारा सांस्कृतिक भाषा है। और तेलुगु है, तेलुगु, तेलुगु किस कहाँ पे बोला जाता है, ये तेलंगाना में। कहाँ पे, तेलंगाना में बोला जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अब आपसे पूछे कि उड़िया भी शास्त्रीय भाषा है हमारा, उड़िया, उड़िया कहाँ पे बोला जाता है, ये उड़ीसा में बोला जाता है। कहाँ पे, उड़ीसा में बोला जाता है। और वहीं यहाँ से पूछे कि उड़िया उड़ीसा में बोला जाता है, ये तो ठीक है। और कन्नड़ यहाँ पे छूट गया था, कन्नड़, कन्नड़ कहाँ पे बोला जाता है, ये कर्नाटक में बोला जाता है, कन्नड़ कर्नाटक में बोला जाता है। उड़िया के बारे में बात करेंगे तो ये उड़िया सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा है, ये 1914 में घोषित हुआ, और ये सबसे नवीन शास्त्रीय भाषा है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, मलयालम किस राज्य की भाषा है, तो मलयालम केरल की भाषा। शास्त्रीय भाषाएं कुल कितनी है, 6 शास्त्रीय भाषाएं। तमिल हो गया, तमिल, संस्कृत, और फिर तेलुगु, तमिल से संस्कृत, तेलुगु, उड़िया और कन्नड़, और एक आपका हो गया मलयालम। 1 2 3 1 2 3 3 4 5 6, तो इस तरह से 6 भाषाएं हैं। और कन्नड़ की बात करें, कन्नड़ कर्नाटक में बोलते हैं, उड़िया उड़ीसा में बोलते हैं। सबसे नवीनतम राष्ट्रीय भाषा है, शास्त्रीय भाषा, सबसे नवीनतम 2014 में घोषित किया गया, और किसे, उड़िया को, ठीक। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं विश्व का सबसे बड़े घन वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो विश्व के सबसे बड़े घन वन कहाँ पाए जाते हैं, ब्राज़ील में। ब्राज़ील में सबसे बड़े घने वन पाए जाते हैं। और सर्वाधिक काफ़ी उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, तो सर्वाधिक काफ़ी का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, तो ये ब्राज़ील में किया जाता है। सबसे ज़्यादा काफ़ी का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, देश में किया जाता है, ब्राज़ील में। और इस काफ़ी के जो बागान होते हैं, काफ़ी के बागान को जो है वो क्या कहा जाता है, तो कॉफ़ी के बागान को ब्राज़ील में क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं कॉफ़ी के बागान को। वहीं आपसे पूछे कि सेंटोस बंदरगाह कहाँ पाए जाते हैं, सेंटोस बंदरगाह कहाँ पे हैं, तो सेंटोस बंदरगाह जो है यहीं पे ब्राज़ील में पाए जाते हैं, ब्राज़ील में। इसे ब्राज़ील का इसे कहवा पत्तन भी कहते हैं, ठीक है, सेंटोस बंदरगाह को, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछते कि ब्राज़ील का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ब्राज़ील का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं, तो ब्राज़ील के मैनचेस्टर के बारे में बात करें तो इसे कहते हैं साओ पालो को। किसको, साओ पालो को कहते हैं ब्राज़ील का मैनचेस्टर। और सांपों का देश किसे कहते हैं, आपसे पूछिए सांपों का देश किसे कहते हैं, तो ये ब्राज़ील को कहते हैं सांपों का देश। किसे कहते हैं, ब्राज़ील को कहते हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से देख लेंगे। तो आपसे विश्व में सबसे बड़े घने वन कहाँ पाए जाते हैं, तो विश्व में सबसे बड़े घने वन पाए जाते हैं ब्राज़ील में। सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है, ब्राज़ील में। और कॉफ़ी के बागान को ब्राज़ील में क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं। सेंटोस बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, ब्राज़ील में स्थित है। ब्राज़ील का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, साओ पालो को कहते हैं ब्राज़ील का। सांपों का देश किसे कहते हैं, ब्राज़ील को कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हवा की आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो हवा की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किस मीटर का, हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछे कि हवा में आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए जल का आपेक्षिक
घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जल के आपेक्षिक घनत्व का मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किस मीटर का? हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, वहीं आपसे पूछे कि पदार्थ का अपवर्तनांक मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पदार्थ का अपवर्तनांक। पदार्थ के अपवर्तनांक का माप किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। किसके लिए? स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। वहीं आपसे पूछे कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं? तो आइडियोमीटर में मापते हैं ध्वनि की तीव्रता। किस में? आइडियोमीटर में मापते हैं ध्वनि की तीव्रता। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ब्लड प्रेशर तो आप लोग बताएंगे ही। ब्लड प्रेशर का मापन किस में किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर का मापन स्फिग्नोमैनोमीटर से किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर से किया जाता है। तो इतनी चीजें तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि हवा की आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं हवा की आर्द्रता को मापने के लिए। अपेक्षित घनत्व का मापन किससे किया जाता है? हाइड्रोमीटर से। अगर आर्द्रता पूछे तो हाइग्रोमीटर, और जल का अपेक्षित घनत्व पूछे तो हाइड्रोमीटर। पदार्थ का अपवर्तनांक मापते हैं किसमें? स्पेक्ट्रोमीटर में पदार्थ का अपवर्तनांक मापाता है। और ध्वनि की तीव्रता मापते हैं आइडियोमीटर से। और वहीं ब्लड प्रेशर का माप किया जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। और बात करते हैं कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे होता है? कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में। अब कब हुआ था? 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। और इसमें अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी। इसमें अध्यक्ष कौन बने थे? WC बनर्जी। और कांग्रेस की इसकी विशेषता, ये पहले अध्यक्ष थे। और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? ये कोलकाता में हुआ था। ये कोलकाता में। और इसमें अध्यक्ष बने थे कौन? दादा भाई नौरोजी। इसमें अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। और ये कैसे अध्यक्ष थे? ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे? कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष। और तीसरा वाला जो अधिवेशन है ये हुआ था मद्रास में। कहाँ पे? मद्रास में। और ये मद्रास में, और हुआ कब था? तो ये 1887 में हुआ था। और इसकी विशेषता क्या थी? इसमें अध्यक्ष बने थे कौन बने थे? इसमें मद्रास वाले में अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब, अली तैयब। बदरुद्दीन तैयब इसमें अध्यक्ष बने थे। और बदरुद्दीन तैयब के बारे में बात करें तो थर्ड मद्रास में हुआ था बदरुद्दीन तैयब अध्यक्ष। तो ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे? तो ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और बात करते हैं जो चौथा वाला ये कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में। और ये हुआ था कब? 1888 में। और इसकी विशेषता को क्या बात है? इसकी जॉर्ज अध्यक्ष थे। कौन? इसकी अध्यक्षता किए थे जॉर्ज। और ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ, 1885 में हुआ। अध्यक्षता की WC बनर्जी। और ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और दूसरा वाला जो अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ। और दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता की है। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। तीसरा वाला अधिवेशन मद्रास में हुआ। कांग्रेस का तीसरा वाला अधिवेशन मद्रास में हुआ, 1887 में हुआ। और इसमें अध्यक्षता की बदरुद्दीन अली तैयब। और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और चौथा वाला जो था इलाहाबाद में हुआ, 1888 में हुआ। और जॉर्ज इसकी अध्यक्षता की कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। एक प्रकाश वर्ष बराबर एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होता है। प्रकाश द्वारा चली गई दूरी इसे कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। तो इतनी सी बात है। और प्रकाश वर्ष ये मात्रक किसका होता है? तो प्रकाश वर्ष ये मात्रक होता है दूरी का। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न कंफ्यूज करके पूछता है। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो ये कुछ पैमाना है हमारे पास। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26
6 पारसेक क्या होता है, 1 पारसेक बराबर 3.2 लाइट ईयर। लाइट ईयर होता है या लाइट ईयर, लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष। और पारसेक क्या होता है, दूरी का सबसे बड़ी इकाई होता है, दूरी का सबसे बड़ी इकाई होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और वहीं आपसे पूछे कि एक प्रकाश वर्ष यानी कि 1 लाइट ईयर बराबर कितने मीटर, तो 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर। और 1 पारसेक बराबर कितना मीटर होता है, 1 पारसेक बराबर कितना मीटर होता है, तो ये होता है आपका 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर, 10⁻16 मीटर। तो इतनी चीजें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं, 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष का मात्रक किसका होता है, दूरी का मात्रक है। और 1 पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 गुणे 3.26 लाइट ईयर। 1 पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 लाइट ईयर होता है। और वहीं बात करें 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। और 1 पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर, ये 10⁻16 होता है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी के दिन। कब मनाते हैं, 28 फरवरी के दिन। और क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की। रमन प्रभाव की इस दिन खोज हुई थी। और रमन प्रभाव की खोज किसने किया, सर सीवी रमन ने किया। सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की। और इसके लिए इन्होंने नोबेल भी जीता था, कब, 1930 में। इसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल भी जीता था। वहीं आपसे पूछे कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो ये आप लोग बताएंगे कि अरस्तु हैं जीव विज्ञान के जनक। वहीं आपसे पूछे कि जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। किसने दिया, लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान का सबसे पहले शब्द दिया। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। किस कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान 28 फरवरी, क्यों, रमन प्रभाव की खोज के लिए। और रमन प्रभाव की खोज किसने की, सीवी रमन ने। इसके लिए इन्हें नोबेल दिया गया, कब, 1930 में। जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं जीव विज्ञान के जनक। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो जीव विज्ञान का सर्वप्रथम शब्द प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। किसने किया, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। वहीं आपसे पूछे कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। पानी का शुद्धतम रूप, तो वर्षा का जल होता है सबसे शुद्धतम रूप। पानी का शुद्धतम रूप जल, वर्षा का जल होता है। और इस वर्षा का जल का पीएच कितना होता है, 7% होता है। तो 7 इसका जो होता है। और जल का सूत्र कौन सा होता है, जल का सूत्र, तो H2O जल का सूत्र, समान जल का सूत्र H2O होता है। वहीं आपसे पूछे कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, भारी जल का, तो इसका फार्मूला होता है D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी कि इसका फार्मूला क्या हो जाएगा तब, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और वहीं आपसे पूछे कि इसका जो भारी जल है इसका अपवर्तनांक कितना होता है, अपवर्तनांक मत बताइए, क्वथनांक बता दीजिए। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है, तो भारी जल का जो क्वथनांक है ये 101.42 डिग्री सेल्सियस होता है, 101.42 डिग्री सेल्सियस होता है। और वहीं आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगर आपसे पूछे कि कृत्रिम वर्षा में किस चीज का प्रयोग करते हैं, कृत्रिम वर्षा में किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो इसमें देखिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। वहीं आपसे पूछे कि अम्लीय वर्षा में किस चीज का प्रयोग करते हैं, अम्लीय वर्षा में किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो अम्लीय वर्षा में SO2 और NO2 का प्रयोग करते हैं। NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, ठीक, इन दोनों चीजों का प्रयोग करते हैं। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि पानी का सर्वाधिक
शुद्धतम रूप कौन सा? वर्षा का जल होता है पानी का सबसे शुद्ध रूप, इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और जल का सूत्र क्या होता है? H2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। इसे क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल को क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और वहीं बात करते हैं, आपसे पूछे कि जल का क्वथनांक कितना होता है, तो समान जल का क्वथनांक तो बात करें 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये जो आपका भारी जल है इसका क्वथनांक 101.02 डिग्री सेल्सियस होता है। कृत्रिम वर्षा में किस चीज का प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा में प्रयोग, और अम्लीय वर्षा SO2 और फिर NO2 होता है। ठीक, अगला प्रश्न है अपना, भूपर्पटी पे सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है, यहाँ पे तत्व लिखिए। तत्व कौन है? तो भूपर्पटी के बारे में बात कर रहे हैं और तत्व के बारे में बात करते हैं। तो देखिए भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है ऑक्सीजन, और ये कितने परसेंट है? 46.6%। 46.6% भूमि पे क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। और सेकंड नंबर पे कौन से तत्व पाए जाते हैं? सेकंड नंबर पे सिलिकॉन पाया जाता है। सेकंड नंबर पे कौन सा तत्व पाया जाता है? सिलिकॉन। और सिलिकॉन कितना होता है? 27.7%। 27.7%। और वायुमंडल की बात करें, वायुमंडल में आपसे पूछे कि सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? सर्वाधिक वायुमंडल की बात करें, भूपर्पटी पे नहीं, वायुमंडल में, तो सर्वाधिक पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितना? 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में सबसे ज्यादा। और बात करते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी परसेंट है? ऑक्सीजन कितनी परसेंट है वायुमंडल में? तो 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन है। और आपसे पूछे कि वायुमंडल में कार्बन कितने परसेंट है? तो कार्बन जो है 0.03% है। कितना? 0.3%। और सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस? सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस होती है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन गैस। कौन सा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की गैसों का जो लगातार संलयन होता जा रहा है। देखिए भूपर्पटी के बारे में बात करें, सर्वाधिक मात्रा में क्या उपलब्ध है भूपर्पटी में? ऑक्सीजन उपलब्ध है 46.6%। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन 78% में पाया जाता है। और बात करते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? तो 21%। वायुमंडल में कार्बन कितने परसेंट पाया जाता है? तो 0.03%। और बात करते हैं सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। और सिलिकॉन के बाद सबसे ज्यादा भारत में गैस, ऑक्सीजन के बाद भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला चीज सिलिकॉन है, 27.7%। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? भारत की पहली जनगणना 1872 में मेयो के काल में हुई थी। भारत में पहली नियमित जनगणना आपसे पूछे, भारत में नियमित जनगणना शुरू कब हुई थी? नियमित जनगणना शुरू कब हुई थी? तो नियमित जनगणना की जब बात कर देगा तो ये शुरू हुई थी 1881 में। और इस समय काल किसका था? रिपन के कार्यकाल में। और जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? तो जनगणना का जो महान विभाजक वर्ष है वो 1921 को कहते हैं। अब आपसे पूछेगा कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो 1951 में हुई थी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। और इसे क्या कहते हैं? जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आगे बात करते हैं कि जनगणना ये कितने वर्ष के अंतराल पे होती है? तो जनगणना जो है ये 10 वर्ष के अंतराल पे होती है। कितने वर्ष के अंतराल पे? 10 वर्ष के। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में पहली बार जनगणना मेयो के काल में। भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में भारत में पहली बार नियमित जनगणना हुई थी। और किसके काल में? रिपन के काल में हुई थी। और वहीं आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। और इसे कहते हैं जनगणना का लघु विभाजक वर्ष। वहीं आपसे पूछे कि महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? तो 1921 की जनगणना को महान विभाजक वर्ष कहते हैं। अंतराल कितने वर्ष का होता है जनगणना? तो 10 वर्ष के बाद जनगणना किया जाता है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा। इसे कहते हैं क्या? स्प्लीन कहते हैं।
स्प्लीन हो गया मलेरिया से प्रभावित अंग, ठीक। और ये मलेरिया होता कैसे है, मलेरिया होता कैसे है, तो ये मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होती है। कैसी, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होती है मलेरिया नामक रोग। और बात करते हैं मलेरिया में परजीवी कौन सी है, मलेरिया में का परजीवी, मलेरिया रोग का परजीवी कौन सा है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी मलेरिया में परजीवी का काम करता है, ठीक। और वहीं आपसे पूछे कि मलेरिया के मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से वो क्या होता है, मलेरिया होता है, इसकी खोज किसने की, तो रोनाल्ड रॉस ने किया था इसका खोज। रोनाल्ड रॉस ने कहा कि हाँ मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होती है। और मलेरिया की दवा कौन सी है, मलेरिया की दवा कुनैन होती है। कौन सी, और ये सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किए जाते हैं। किस वृक्ष से, सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है, डेंगू बुखार ये किस मच्छर के काटने से होता है, तो ये एंडीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने, एंडीज मच्छर के काटने से होता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा, प्लिया मलेरिया से प्रभावित होता है स्प्लीन कहते हैं। और मलेरिया होता कैसे है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया में कौन सी, मलेरिया रोग में कौन सी परजीवी होती है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी होती है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, इसकी खोज किसने की, रोनाल्ड रॉस ने किया। और दवा कौन सी है मलेरिया की, कुनैन नामक दवा है मलेरिया की, सिनकोना वृक्ष से मिलता है। और डेंगू बुखार की बात करें तो ये एंडीज मच्छर के काटने से होता है। और बात करते हैं किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। इसे क्या कहते हैं, सायनोकोबाल्मिन कहते हैं। क्या कहते हैं, सायनोकोबाल्मिन भी कहते हैं, मतलब रासायनिक नाम है सायनोकोबाल्मिन। क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते। और आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है, आंवले में पूछा जाता है कौन सा विटामिन। और आपसे पूछेगा कि संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है विटामिन C। दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता। और वहीं आपसे पूछेगा कि गेहूं के अंकुर तेल में कौन सा पाया जाता है, गेहूं के अंकुर तेल में कौन सी विटामिन होती है, तो इसमें होती है विटामिन E। गेहूं के अंकुर तेल में विटामिन E होती है। और मछलियों के यकृत तेल में कौन सी विटामिन होती है, मछलियों के यकृत तेल में कौन सी विटामिन होती है, तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन D होती है। कौन सी, विटामिन D होती है। वहीं आपसे पूछ ले कि मानव मूत्र में कौन सी विटामिन होती है, मानव मूत्र में कौन सी विटामिन होती है, तो मानव मूत्र में जो है विटामिन C होती है। वहीं आपसे पूछे कि आप कोई भी मांसाहारी भोजन का खा रहे हैं तो उसमें कौन सी विटामिन नहीं होगी, तो उसमें विटामिन C नहीं होगी। कौन सी, विटामिन C नहीं होगी। कोई भी आपके मांसाहारी भोजन खा रहे हैं तो उसमें विटामिन C नहीं पाया जाता। और आपसे पूछे कि सब्जी में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती, सब्जी में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाएगी, तो ये आप लोग बताएंगे। तो सब्जी में आप कोई भी विटामिन पाएंगे, विटामिन D सब्जी में नहीं पाया जाएगा। कौन सी, विटामिन D, ठीक। तो इतनी चीज़ें, क्योंकि सोर्स सबका अलग अलग है, ठीक। ऐसे कोई भी विटामिन चाहे जहाँ से नहीं मिल जाएगी। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। और आंवले एंड संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसमें विटामिन C पाया जाता है। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है, इसमें भी विटामिन C पाया जाता है। और आपसे पूछे कि गेहूं के अंकुर में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो गेहूं के जो अंकुर में विटामिन E पाई जाती है। मछलियों की यकृत तेल में कौन सी, विटामिन D पाई जाती है। और मांसाहार भोजन आप कोई भी करेंगे इसमें विटामिन C नहीं पाया जाएगा। और सब्जी में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाएगी, तो इसमें विटामिन D नहीं पाया जाएगा। आप किसी भी चीज़ की सब्जी खा लें। तो अब आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनीत करता है। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं और इनका चुनाव कितने वर्ष पे होता है, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका 1/3 का सदस्य का चुनाव प्रति 2 वर्ष पे होता है। प्रति 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य का चुनाव होता है।
तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, तो राज्यसभा संबंधित अनुच्छेद 80 में प्रावधान किया गया है। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन, उपराष्ट्रपति होता है। पदेन सभापति राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा के जो पहले उपराष्ट्रपति हैं, भारत के पहले भारत के पहले सभापति कौन बने थे, तो जो सबसे पहले उपराष्ट्रपति बनेगा वही तो बनेगा, तो ये थे डॉक्टर राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पहली भारत की महिला सभापति कौन बनी थी, महिला सभापति भारत की पहली कौन बनी थी, ये बनी थी आपके सन्नो देवी। कौन बनी थी, सन्नो देवी। तो इतनी चीजें तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को। राज्यसभा का चुनाव कितने सदस्यों का होता है, देखिए 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रति 2 साल पे होता है। और राज्यसभा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 80 में। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्ण, और ये पहले सभापति बने थे। भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति, तो ये सभापति सन्नो देवी बनी थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न में। तो जय हिंद। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खूब पढ़िए, खुश रहिए।